हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए तरुण कुमार छाबड़ा एक बार फिर से आप सबका सीए तरुण छाबड़ा क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दैट इज चैप्टर 2 ऑफ प्लस वन अकाउंटेंसी का पहली क्लास की थी। आज की इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे का कंटेंट करेंगे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि आपने पिछली क्लास में क्या क्या कवर किया था। तो ये स्लाइड पर आपको जो भी नजर आ रहा है वो सब हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। एंटिटी का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन, एसेट्स एंड इसकी क्लासिफिकेशन। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे रिसीट्स एंड इस क्लासिफिकेशन। मतलब कि रिसीट का मतलब क्या है, बिजनेस में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो रिसीट्स कहलाता है। एक्सपेंडिचर एंड इस क्लासिफिकेशन, बिजनेस में जो खर्चे होते हैं वो खर्चे किस प्रकार के होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो खर्चे क्या क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे परचेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल्स में परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, गुड्स और फिर या फिर स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है, फिर प्रॉफिट लॉस गेन इनकम। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम आज के सबसे पहले टॉपिक पर। ओके, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे रिसीट्स का क्या मतलब होता है। देखिए, रिसीट्स का मतलब क्या है। रिसीट्स का इतना मतलब है कि बिजनेस में जो पैसा आता है उसको हम रिसीट्स बोलते हैं। अब बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं और इसको विजुअलाइज करते हैं। बिजनेस के शुरुआत में चलते हैं। किसी आदमी ने, या मेरे एग्जांपल में महेश मंदानी जी ने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो सबसे पहले 50 लाख रुपए की कैपिटल अपने घर से लाए थे। वो घर से कुछ पैसा लाएंगे तो वो बिजनेस में पैसा आएगा। तो बिजनेस में सबसे पहला आता है पैसा आता है, वो आता है कैपिटल। यानी कि बिजनेस का ओनर, बिजनेस का सोल प्रोप्राइटर या बिजनेस के पार्टनर्स वो कुछ पैसा अपने घर से लाते हैं। फिर कुछ पैसा घर से लाते हैं और कुछ पैसा वो बैंक के तौर पर लोन भी ले लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा उनके घर पे पड़ा हो जरूरी नहीं है। तो बैंक हमें लोन दे देता है, कहता है जी आप हमसे लोन ले जाओ और जब आप प्रॉफिट कमाने लग जाओ तो कुछ सालों के बाद हमें पैसा वापस कर देना। तो दूसरे नंबर पर जब पैसा आता है वो आता है बैंक लोन से। ठीक है जी। और पैसा कहां से आता है? ओके जी। तो हम बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरे एग्जांपल में हम गारमेंट्स बना रहे थे कॉटन से, तो वो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारा मेन बिजनेस है। उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है जी। तो मेन बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम सेल करते हैं। तो हम जो हमारा सेल होती है उससे पैसा आता है। ठीक है जी। और कई बार क्या होता है, बिजनेस अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है जी। तो मैं अपने एग्जांपल पे जाऊं ना, हमारे एग्जांपल में महेश मंदानी जी ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग पे अपनी फैक्ट्री डाली जिससे वो कॉटन से फिनिश्ड गुड बनाएंगे। और उस बिल्डिंग में मान के चलते हैं 4 फ्लोर थे। अभी उनको केवल 2 फ्लोर चाहिए फैक्ट्री के लिए, उनके 2 फ्लोर इनफ है। अब वो क्या करते हैं, बाकी के जो 2 फ्लोर है ना किराए पर दे देते हैं। अब किराए पर दे देते हैं, बिजनेस की एसेट है, वो बिजनेस के नाम पर प्रॉपर्टी ली गई है। अब जो उससे किराया आएगा, जो रेंट आएगा, वो बिजनेस का ही रेंट होगा। ठीक है जी। तो रेंट आएगा वो बिजनेस का होगा, तो बिजनेस में रेंट के थ्रू भी पैसा आ सकता है। और कैसे पैसा आ सकता है? अब एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस ने जो पैसा इकट्ठा किया या कई सालों तक उसको प्रॉफिट इकट्ठा होता रहा, उसने उस प्रॉफिट से दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। अब दूसरी कंपनी के जब उन्होंने शेयर परचेज कर लिए तो दूसरी कंपनी से उन्होंने शेयर परचेज के बदले में डिविडेंड आना स्टार्ट हो गया। वो भी उनकी एक इन्वेस्टमेंट थी जो उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट कर दिए थे। तो उनको ये डिविडेंड के तौर पर भी पैसा आ सकता है। ठीक है जी। और क्या हो सकता है, कई बार बिजनेस क्या करता है, अपने पैसे को ना किसी किसी और पार्टी को स्पेयर पैसा, उसके पास कुछ स्पेयर कैश, कुछ स्पेयर बैंक अकाउंट में पड़ा होता है, वो दूसरे लोगों को उधार दे देता है, दूसरे बिजनेस को उधार दे देता है। तो उस उधार पर बिजनेस को ब्याज आना, इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ एक सोर्सेज से आपको पैसा आने रिसीट्स आपकी होती हैं। तो देखिए, जो सेल जो है ना, सेल तो हम लोग जो करते हैं वो किसी भी बिजनेस का जो मेन
ऑब्जेक्टिव होता है, मेन पर्पस जो होता है, जो मेन बिजनेस होता है, उसको उससे सेल का पैसा आता है। और ये रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट मैंने आपको बताया जो कंपनी का खुद का पैसा होता है, कंपनी खुद का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देती है। कंपनी जब खुद का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देती है तो इसको हम बोल देते हैं फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। ठीक है जी, कंपनी का पैसा था, कंपनी के रिसोर्सेज थे, चाहे उन्होंने उसके बदले उस रिसोर्सेज से किसी को किराए पर बिल्डिंग दे दी, किसी और कंपनी को उन्होंने शेयर परचेज कर लिए या किसी और को उधार दे दिया, उससे उस बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करने से जो भी पैसा आता है वो रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप पर आता है। ठीक है जी। अब एक विजुअलाइजेशन आप और कीजिए। अब मैंने आपको बताया कि महेश मंदानी जी गारमेंट्स का जो काम करते हैं उसके लिए उन्होंने मशीनरियां ली हुई हैं। अब वो मशीनरी 22 लाख की उन्होंने मशीनरी ली और जिसकी लाइफ 11 साल थी। अब 6-7 साल 8 साल बाद उनको लगा यार ये मेरी मशीनरी जो कपड़े बना रही है ना तो पुराने डिजाइन के कपड़े बना रही है, इस तरीके से तो मैं मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने क्या करा, पुरानी मशीनरी बेच दी जिससे वो नई मशीनरी लेकर के आए। तो मशीनरी उनकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो उन्होंने अपनी फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया। ये बहुत ही रेयर रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है जी, लेकिन ऐसा भी होता है। तो यही आपकी क्लासिफिकेशन है, इन्हीं मार्ग से आपके बिजनेस को पैसा आता है। तो देखिए जो कैपिटल लाना, बैंक लोन लाना या फिर फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर देना, ये थोड़ी बड़े लेवल की ट्रांजैक्शन होती हैं, बहुत ही रेयर होती हैं। हम हर 2-4 महीने में कैपिटल नहीं लाते हैं। कभी बिजनेस का एक्सपेंशन करेंगे तो कैपिटल ले आएंगे, या फिर हमने एक बार बैंक लोन ले लिया तो फिर बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फिर दोबारा बैंक लोन लेंगे। 6 महीने में एक बार ले आएंगे, मैक्सिमम 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार। इसी तरीके से फिक्स एसेट भी सेल करना रेगुलर काम नहीं है हमारा। ठीक है जी। तो ये जो बड़े लेवल की ट्रांजैक्शन है ना, कैपिटल लाना, बैंक लोन लाना और फिक्स एसेट लाना, इन सबको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। और ये बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करना, रेंट आना, डिविडेंड आना, इंटरेस्ट आना, ये सब आपकी होती हैं रिवेन्यू रिसीट्स। और जो रिवेन्यू रिसीट्स है ना, ये आपकी रेकरिंग नेचर की है, मतलब कि रेगुलर होती रहती है। प्रोडक्ट भी आप रेगुलर सेल करेंगे, किसी को आपने रेंट पर दे दिया तो और आपको हर महीने रेंट देकर ही जाएगा ना। डिविडेंड भी आपको हर 2-3 महीने में, 4 महीने में, जैसे कंपनी के कंपनी अपने डिविडेंड को घोषित करेगी, उसके जब जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस आउट होगा तो वो आपको डिविडेंड देगी। इंटरेस्ट भी रेगुलर आएगा मंथली बेसिस पे या 3 मंथ के बेसिस पे। तो ये सब रेगुलर रेकरिंग नेचर की इनकम है। लेकिन कैपिटल लाना, बैंक लोन लाना, फिक्स्ड एसेट को सेल कर देना, ये रेगुलर नेचर का काम नहीं है, इंसिडेंटल काम होता है। इसको बोल देते हैं इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन। इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस हैं, ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं। ठीक है जी। अब ये जो भी आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती है ना, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएंगी। ये आपकी बैलेंस शीट में शो होती हैं। यानी कि बैलेंस शीट क्या मतलब, फाइनेंशियल पोजीशन को बताएंगी ये। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताएंगी? अब आप किसी से बैंक लोन ले लिया तो उधार लिया, लाइबिलिटी में चला जाएगा। कैपिटल भी मैंने आपको अपने लेक्चर में अच्छे से बता दिया है। कैपिटल क्या है, एक तरीके से बिजनेस ने अपने मालिक से उधार लिया हुआ है तो वो भी आपकी लाइबिलिटी में चला जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स आपकी एसेट्स को रिड्यूस कर देगा। तो ये कैपिटल नेचर की रिसीट्स बैलेंस शीट में जाती हैं, और रिवेन्यू नेचर की रिसीट्स जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। ठीक है जी। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, कोई पॉइंट रह गया होगा तो थ्योरी में कवर कर देंगे जी। तो सबसे पहले ये कह रहा है रिसीट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज, कैपिटल नेचर रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स को रिवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है जी। कभी आप, मुझे नहीं पता कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें रिवेन्यू लिखा हो, रिवेन्यू रिसीट लिखा हो, तो उसका एक ही मतलब है। अब रिवेन्यू रिसीट्स के लिए बोल रहा है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी और मेन बिजनेस एक्टिविटी। मैंने आपको अभी बताया मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या, उसके बिजनेस को प्रोडक्ट करने से जो पैसा आता है वो। इसके अलावा फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से कैसे कैसे पैसा आता है, डिविडेंड आना, इंटरेस्ट आना, या फिर डिविडेंड आना, इंटरेस्ट आना, या फिर रेंट आना, ये सब आपके बिजनेस रिसोर्स से पैसा होता है। अब इसका रिवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। जो भी आपका पैसा आता है तो ऑब्वियसली आपकी इनकम ही है ना। बिल्कुल सही बात है, रिवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। ठीक है जी। अब ये देखिए
रिवेन्यू रिसीट की बात कर रहा है। रिवेन्यू रिसीट आपकी इनकम है, कैपिटल रिसीट आपकी इनकम नहीं है जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रिवेन्यू रिसीट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, रिवेन्यू रिसीट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवेन्यू। ठीक है जी। अब कह रहे कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर फ्रॉम अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा जो भी उसको पैसा आ रहा है ना, वो सब की सब कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। दैट इज इंसिडेंटल एक्टिविटी। ओके, मैंने आपको बताया इंसिडेंटल ये ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए इनको इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कैपिटल रिसीट्स आता है रिसीट्स विच आर नॉट रिवेन्यू रिसीट्स। इसने एक अलग से एक डेफिनेशन और दे दी, कहता है जी कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स वो हैं जो रिवेन्यू रिसीट्स नहीं है। सिंपल सी बात है। रिवेन्यू रिसीट्स आर रेकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसने एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको बता दिया। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट कमीशन, फीस, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज। अब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का है, फिर से मैं आपको बताऊं कि कई बार बिजनेस के काम प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता, सर्विसेज देना होता है। जैसे किसी आर्किटेक्ट का काम, किसी सीए का काम, किसी लॉयर का ऑफिस, वो कह रहा है मेरे को तो मेरा काम प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, मेरा काम सर्विसेज देना है। तो सर्विसेज के बदले में उसे कोई भी कमीशन मिलती है या फीस मिलती है, वो उसके लिए रिवेन्यू रिसीट होती है, वो उसकी सेल होती है। तो वही रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीवेबल। ओके, आई होप मेरे यहाँ लाइट चली गई है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रह रही होगी। ठीक है जी। रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो ये सब पैसा भी आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं फ्रॉम यूज ऑफ एंटिटी के रिसोर्सेज को यूज करने से जो पैसा आता है वो रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं। अब इसको एक बार इग्नोर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल रिसीट्स का उसने एग्जांपल दे दिया, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया किसी ओनर ने, या फिर आपने किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करके जो पैसा आ गया, या फिर आपने लोन ले लिया, वो सब के सब कैपिटल रिसीट्स कहलाते हैं। अब देखिए जी, ये जो हैं कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट जो है शो कैसे होती है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब मैंने आपको बताया था हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है। हम क्या करते हैं, बिजनेस को करते हुए जो भी खर्चे होते हैं ना, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हम राइट हैंड साइड में सॉरी इसमें लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। मानते हैं बिजनेस को करते हुए क्या क्या खर्चे होते हैं। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल लेते आते हैं। हमारे में एग्जांपल में रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन ले आया उसने, वो खर्चा हो गया। फिर क्या होता है, बिजनेस अपने इंप्लॉइज को सैलरी देता है, वेजेस देता है, वो वेजेस का खर्चा हो जाता है। फिर वो क्या खर्चा करेगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, कुछ उसने फैक्ट्री आउटलेट रेंट पर लिया हुआ है, कुछ उसने बिल्डिंग रेंट पर ली होगी तो रेंट का खर्चा होगा। तो जितने भी खर्चे होते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। और जितने भी आपकी बिजनेस की इनकम होती है, यानी कि अभी मैंने आपको रिवेन्यू रिसीट जो बताया, जो रिवेन्यू बताए, वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो मेरी जो भी सेल होगी, या फिर मेरे को कोई रेंट मिल गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, या मेरे को कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, मेरे को कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, वो सारे के सारे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा। अब मेरी इस इनकम में से सारे के सारे खर्चे लेस करने पर जो आ जाएगा उसको मैं प्रॉफिट बोल दूंगा। ठीक है जी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, रिवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती हैं। ठीक है जी। रिवेन्यू रिसीट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही मैंने आपको बताया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट, यानी कि कैपिटल रिसीट कहां जाती है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट को भी मैं आप पहले बता चुका हूं कि बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में एसेट्स होती हैं। एसेट्स मतलब कि क्या, बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में बिजनेस लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज क्या मतलब, बिजनेस के कर्ज होते हैं जो बिजनेस ने उधार लिया हुआ है। अब मैंने कोई मशीनरी परचेज करी, ठीक है जी, मशीनरी परचेज करी यानी कि मैंने कोई एसेट परचेज करी, तो मैं बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। ओके जी। मैं मान के चलता हूं मैंने मशीनरी 22 लाख की परचेज करी। अब क्या हुआ, मैंने 22 लाख की मशीनरी सेल कर दी। सेल कर दी तो मेरी कैपिटल रिसीट होगी, मेरे को पैसा आ गया।
अब मेरे को मशीनरी तो हटानी पड़ेगी ना, मेरी प्रॉपर्टी कम होगी तो मैं अपनी एसेट साइड से मशीनरी हटाऊंगा। तो मैं सेल ऑफ मशीनरी यहां से 22 लाख हटाऊंगा, ठीक है जी, और यहाँ पे मेरी मशीनरी नील आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है जी। तो कोई भी कैपिटल नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है वो आप एसेट साइड से रिड्यूस करते हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल नेचर की जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं, मैंने बताया बैंक लोन, बैंक से पैसा ले आए आप, बैंक से लोन लिया है, या आप खुद से घर से कैपिटल ले आए, वो मेरे कर्ज है ना। बैंक लोन भी बिजनेस के लिए कर्ज है, उसकी जो खुद से बिजनेस ओनर उसके लिए कैपिटल लेके आया वो भी बिजनेस के लिए कर्ज है। तो वो सारे के सारे कर्ज मैं लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करूंगा। मान लेता हूं मैंने 5 लाख की मेरी कैपिटल रिसीट्स होगी, 5 लाख का बैंक लोन मिल गया, 10 लाख रुपए में कैपिटल ले आया। तो मैंने क्या करा, लाइबिलिटी साइड में मैंने अपनी कैपिटल रिसीट्स को ऐड करा है, एसेट साइड से रिड्यूस करा है और लाइबिलिटी साइड में ऐड करा है। तो यही आपको बता रहा है जी। ये कह रहा है जी कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले तो कह रहा है वो बैलेंस शीट में जाएंगी, और बैलेंस शीट में क्या करेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मैंने लाइबिलिटी साइड में ऐड करा है, और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, और मैंने एसेट की वैल्यू से रिड्यूस करा है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो बस एक बात याद रख लीजिए, जो भी कैपिटल नेचर की रिसीट्स होंगी, अभी मैं आप कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी बताऊंगा, वो हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं। और कोई रिवेन्यू नेचर की रिसीट्स होंगी या रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हम करेंगे, वो आपके कहाँ जाते हैं, वो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ठीक है जी। अभी देखिए मैंने जो आपको बताया ना, मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको रिसीट की क्लासिफिकेशन बताई है, रिसीट्स की क्लासिफिकेशन बताई है मैंने आपको। रिसीट्स की क्लासिफिकेशन में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अब ये हमारे को रिवेन्यू के टाइप बता रहा है, ठीक है जी। ओके, ये हमारे को रिवेन्यू के टाइप बता रहा है, कंफ्यूजन मत होइएगा पिछली स्लाइड से और इस साइड से। अब रिवेन्यू के कितने टाइप हैं, कह रहा है जी दो तरीके के आप रिवेन्यू कमाते हैं। ओके जी, ऑपरेटिंग रिवेन्यू सबसे पहले तो वो बताता है ऑपरेटिंग रिवेन्यू। ऑपरेटिंग रिवेन्यू का सिंपल सा मतलब है, जो भी बिजनेस के ऑपरेशन से पैसा आता है वो सारा का सारा वो सारा का सारा ऑपरेटिंग रिवेन्यू कहलाता है। तो यानी कि बिजनेस के मेन प्रोडक्ट, बिजनेस का जो मेन प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं उससे जो पैसा आता है वो आपका ऑपरेटिंग रिवेन्यू कहलाता है। इसके अलावा कोई सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस इंडस्ट्री में कोई उसको फीस वगैरह मिल रही है, ठीक है, कोई कमीशन को मिल रही है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग रिवेन्यू कहलाएगा। अब नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू क्या होता है, कह रहा है जी ऑपरेटिंग रिवेन्यू के अलावा आपको जो भी पैसा आता है ना वो नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप बिजनेस कई बार अपने रिसोर्सेज को कहीं और इन्वेस्ट कर देता है तो उससे उसको रेंट मिलने लग जाता है, इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, या फिर उसको क्या मिलने लग जाता है, डिविडेंड मिलने लग जाता है। तो वो सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू उसका कहलाता है। ओके जी, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इनकम ऑपरेटिंग रेवेन्यू के लिए बोलता है इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आता है यानी कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा जो भी पैसा जो आता है वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है, जैसे कि इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट, ये सारे के सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाते हैं। अब आ गया जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या, बिजनेस का खर्चा। अब बिजनेस अपने खर्चे जो करता है, कैसे कैसे खर्चे करते हैं हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं पहले। देखिए सबसे पहले तो उसको रॉ मटेरियल लाएगा, रॉ मटेरियल से वो आगे क्या करेगा, फिनिश गुड्स बनाएगा। तो सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो उसका खर्चा है। फिर उसको रॉ मटेरियल बनाने के लिए किसी को इंप्लॉइज रखे होंगे, इंप्लॉइज को सैलरी देगा,
या फिर वेजेस देगा, वो उसका खर्चा है। उसने बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है और फैक्ट्री आउटलेट रेंट पर लिया है, उसके लिए रेंट पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करेगा, वो सारा उसका खर्चा है। ठीक है। और क्या खर्चे होते हैं? वो मशीनरी परचेज करके लाया, वो भी तो उसका खर्चा है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना भी उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक बात है। और क्या खर्चा होता है? और होता है जी, वो कई बार क्या करता है, जो बैंक लोन उसने लिया है, बैंक लोन को भी तो पे करेगा ना। बैंक लोन सदा के लिए तो होता नहीं है, 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बैंक लोन तो पे करना ही है। तो रीपे ऑफ बैंक लोन, ये भी उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। अब ये सारे जो छोटे मोटे उसके खर्चे हैं ना, ये सारे के सारे कहलाते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये सारे जो उसके खर्चे हैं, ये सारे कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे खर्चे फिर से वही बात है, रेकरिंग नेचर के हैं। आपके बिजनेस को करने के लिए रोजमर्रा में रेंट भी हर महीने पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी भी हर 1-2 महीने पे करनी है, सैलरी भी रेगुलर पे करनी है, रॉ मटेरियल भी रेगुलर लाने हैं, तो रेकरिंग नेचर के हैं। लेकिन बैंक लोन 3-4 सालों में एक बार पे करेगा, और फिक्स्ड एसेट भी एक बार लाएगा तो 4-5 साल तो मिनिमम चलेगी ही चलेगी, इसलिए सारे के सारे नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। ओके जी। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो। और जो आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। और इसका एक पॉइंट छोटा सा आप नोट कर सकते हैं कि जो भी रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, रिवेन्यू नेचर की जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका बेनिफिट 1 साल, विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है जी। रॉ मटेरियल लाना, सैलरी लाना, वेजेस लाना, इस चार राम सब 1-2 महीने के तो खर्चे हैं, 1-2 महीने के अंदर अंदर हमें इसका बेनिफिट मिल क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो एग्जॉस्ट, वो मोर देन 1 ईयर चलता है। ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट 5-7 साल चलेगी, बैंक लोन आपने रीपे कर दिया, उसको 4-5 साल से आप लेके बैठे थे, तो सब इसके जो खर्चे, ये जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, इसको आप एक से ज्यादा साल तक इसका बेनिफिट मिलता है। आइए अब इसकी थ्योरी देखते हैं, कोई पॉइंट रह गया होगा तो वहां कवर कर लेंगे। It is the amount spent or liability incurred for receipt of benefit is termed as expenditure, whether it's purchase of assets, goods or services, etc. ठीक है जी। कह रहे हैं जी, आपने कोई भी पैसा खर्च कर दिया, कोई लाइबिलिटी इंकरेड कर दी, और वो पैसा खर्च करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। हम एक्सपेंडिचर करते ही इसलिए है ना, ताकि हमको बेनिफिट मिलेगा। वो सारे के सारे खर्चे हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, चाहे आपने गुड्स परचेज करा, एसेट परचेज करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंडिचर इज ए वाइडर टर्म, इंक्लूड्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर के अंदर ही एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। एक्सपेंडिचर कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बोल रहा है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर विल एग्जॉस्ट विद इन ए ईयर, इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे रिवेन्यू रिसीट्स को हम रिवेन्यू बोलते थे, इसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया, इसका जो बेनिफिट होता है 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर विल लास्ट मोर देन ए ईयर, इसका जो बेनिफिट होगा 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट। कोई एसेट लाना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इज द कॉस्ट इंकरेड बाय द बिजनेस in the process of earning revenue, day to day running of the business, rent, pay rent, salary, purchase of goods, ये सारे के सारे बिजनेस को रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी करने पड़ते हैं, इसलिए सारे के सारे डे टू डे रनिंग एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। आपकी अर्निंग अर्निंग प्रोसेस, आपकी प्रोसेस ऑफ अर्निंग को रिवेन्यू जनरेट करने में ये मदद करते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोला, इट इज द कॉस्ट इंकरेड बाय द बिजनेस फॉर एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को लाना, कोई बिल्डिंग लाना, प्लांट मशीन करना, लैंड परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। Revenue expenditure doesn't result in increase of earning capacity of the business, but only helps in maintaining the existing capacity of the business. ठीक है जी। अब देखिए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गुड्स, इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है। आपकी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी होती है ना, वो मेंटेन होती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है।
देखिए मेरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था महेश मंदानी जी 22 लाख रुपए की मशीनरी लाए हैं, मैं मान के चलता हूं 22 लाख की मशीनरी से वो एक साल में 5000 फिनिश गुड्स बना देते हैं। वेरी गुड। अब वो एक साल में जब 5000 फिनिश गुड्स बना देते हैं तो मान लेते हैं मैं एक और मशीनरी ले आता हूं। अब मैं पहले जो 5000 फिनिश गुड बना रहा था, मैं अपनी दूसरी मशीनरी लगाने से 5000 और बना पाऊंगा, तो मैं 10,000 फिनिश गुड्स 10,000 कपड़े एक साल में बना पाऊंगा, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी इससे इंक्रीज हो गई है। तो ये यही कह रहा है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड। तो इसने एग्जांपल दे दिया, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकरेड फॉर द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ गुड्स, राइटिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स से बेड एसेट्स। मैंने आपको बताया था कि आप जब किसी को माल उधार पर देते हैं तो आप उसको बोलते हैं डेटर्स, यानी कि आपने उससे पैसा लेना है। अब वो डेटर्स क्या होता है, कई बार पैसा देने से मना कर देता है, वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बाद पैसा ही नहीं रहा, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं, जो पैसा देने से मना कर देता है, हम उससे पैसों की रिकवरी नहीं कर पाते, तो हम उसको बोलते हैं बेड डेट्स, यानी कि बेकार हो गया डेट। जब तक पैसे देने थे जब तक तो डेटर्स था, अच्छा था, लेकिन पैसे नहीं रिकवर कर पाएंगे तो वो बेड डेट्स हो गया। तो ये बेड डेट्स होता है ना, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो हम सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, कॉटन, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम बेड डेट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेड डेट्स भी आपका एक एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू नेचर का। राइटिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लेते हैं महेश मंदानी जी जो मशीनरी लेकर के आए हैं, 22 लाख रुपए की मशीनरी लेकर के आए हैं, उसकी लाइफ जो है 11 साल है, तो वो पर ईयर के लिए मैं उनका खर्चा बोलूं तो पर ईयर के लिए उनका 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तब जाके 11 सालों में 22 लाख रुपए वो रिकवर कर पाएंगे। तो ये 2 लाख रुपए का जो खर्चा है हम बुक करेंगे ना, हम इसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाएंगे, 2 लाख रुपए, और इसको खर्चे के तौर पर बुक करेंगे और इसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन, यानी कि आपकी फिक्स्ड एसेट धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, यही कह रहा है, राइटिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन, वो भी आपका रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। कह रहे सैलरी, वेजेस, कमीशन, लाइट खर्चा, टेलीफोन एडवर्टीजमेंट, ये सारे के सारे आपके रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। ये रेकरिंग इन नेचर के हैं, ये आपको मैं बता ही चुका हूं। अब फिर से कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कह रहा है अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकरेड फॉर द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल फर्नीचर एक्सेट्रा, सब के सब कैपिटल नेचर के आपके खर्चे हैं। पेइंग ऑफ पार्ट ऑफ बैंक लाइबिलिटी लाइक बैंक लोन इज ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी मैंने आपको बता दिया, बैंक लोन आपको जो लिया है बैंक को वापस करना पड़ता है, तो बैंक को वापस करेंगे तो आपके लिए खर्चा है, वो आपका एक कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर है। अब देखिए क्या हुआ, जब मैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया, यानी कि मैं फिक्स्ड एसेट्स को ले आया, फिक्स्ड एसेट को मैं ले आया, मान लेते मैं एक और मशीनरी ले आया, एक और मशीनरी ले आया, मैं कितने की ले आया, 15 लाख की मशीनरी ले आया। तो मैंने 15 लाख की मशीनरी लाया, 15 लाख की फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी लाया, तो मैं उसको क्या कर दिया, आपको मेरे को अपनी एसेट्स में उसको शो करना पड़ेगा ना। तो मैं जब कोई भी नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं, जब मैं कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं तो मैं उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में ऐड करता हूं। और मैं मान लीजिए मेरे पास बैंक लोन था, बैंक लोन ऑलरेडी मेरे पास 11 लाख का था, अब मैंने बैंक लोन पे कर दिया, बैंक लोन पे कर दिया, मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो मेरे को बैंक लोन यहां से माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा बैंक लोन नील हो जाएगा। तो कैपिटल नेचर का कोई भी आप जो खर्चा करते हैं वो आप लाइबिलिटी साइड से रिड्यूस करते हैं, आपको अपने कर्ज को रिड्यूस करना पड़ेगा ना। तो ये, और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कह रहा है revenue expenses is shown in the debit side of profit and loss account, capital expenditure are shown in the balance sheet either as increase in asset or reduction in value of liability, यही बताया मैंने आपको, increase in asset और reduction in value of liability। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन, एक्सपेंडिचर को हम किस तरीके से आगे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन बताएगा प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या है, आपने कोई भी एक्सपेंडिचर एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस। इसका सबसे अच्छा, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आप सबसे अच्छा उदाहरण समझ पाते होंगे कि
आप जब भी रिचार्ज कराते हैं अपने मोबाइल का तो पूरे साल का एक साल करा लेते हैं, 2400 रुपये एक साल का दिया खर्चा, छुट्टी, ठीक है जी, 200 हर महीने करते, पूरे साल का एक साल दिया और मामला खत्म। तो ये भी प्रीपेड, आपने प्रीपेड एक्सपेंडिचर कर दिया, इससे मतलब आपने एक्सपेंडिचर एडवांस में पे कर दिया। ओके जी। ओके जी, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। एग्जांपल है कि आपने अपने बिजनेस में कोई इंश्योरेंस पे कर दिया 50,000 रुपए का, और जो इंश्योरेंस आपने पे करा वो आपने पे करा 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, 12 महीने के लिए आपने एक साल के लिए पे कर दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया जब फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल दो अगर 25 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का मेरा एक फाइनेंशियल ईयर होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा, सभी बिजनेसमैन इस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स बनाते हैं। तो मैं ना जो बैलेंस शीट बनाऊंगा वो 31 मार्च 2026 को मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, उसमें सारी एसेट्स रिकॉर्ड करूंगा और उसी डेट में मैं देखूंगा मेरे कितने कर्जे पड़े हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसी डेट में मैं देखूंगा मेरी कितनी प्रॉपर्टीज हैं यानी कि एसेट्स हैं। तो मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन भी ना, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो आपकी करंट एसेट्स हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट मिलना होता है। तो मैं प्रीपेड एक्सपेंस यहां पर कैलकुलेट करूंगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है जी। अब ये जो मैं आपने खर्चा कराया 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 को, इसको मैं दो भागों में बांट लेता हूं। 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यानी कि 6 महीने का मेरा इंश्योरेंस हो गया 25,000 रुपए का। फिर 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक अगले 6 महीनों के लिए मैंने खर्चा जो कर दिया 25,000 का कर दिया। अब मैं अपनी एसेट साइड में जो प्रीपेड एक्सपेंडिचर लिखूंगा ना वो मैं 25,000 रुपए लिखूंगा। मैं कहूंगा जी मैंने 31 मार्च 2026 को मैंने अगले साल के लिए, तो जब मेरा फाइनेंशियल ईयर 26-27 जाएगा उसके लिए मैं ऑलरेडी 25,000 रुपए का खर्चा प्रीपेडली पे कर चुका हूं, तो मेरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर कहलाता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट डेट वाले दिन। ठीक है जी। तो इसकी थ्योरी बिल्कुल मैंने ऐसे कैसे आपको पढ़ा दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अब कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जो आपका खर्चा इंकरेड तो हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया। इंकरेड तो हो गया बट नॉट पेड। मैं एग्जांपल मान के चलता हूं, मैंने कोई फैक्ट्री आउटलेट किराए पर लिया हुआ था, उसका मेरा हर महीने मैंने 10,000 रुपए का रेंट देता था, लेकिन आखिर के 2 महीने मार्च 2026 और फरवरी 2026 का मैंने रेंट पे नहीं करा। मेरे को इसी साल से रिलेटेड था लेकिन मैंने वो पे नहीं करा, तो मेरा आउटस्टैंडिंग खर्चा कहलाएगा। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट में जब मैं लाइबिलिटी साइड में जाऊंगा तो लाइबिलिटी साइड में मैं अपने सभी कर्जों के साथ, बैंक लोन, कैपिटल के साथ एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर भी लिखूंगा और मैं लिखूंगा मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मैंने कितने लोगों के पे करने हैं। तो 10,000 के हिसाब से पर मंथ के, तो मेरे टोटल 20,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर यहां पर अराइज हो जाएंगे। ठीक है जी। यही आप पढ़ लीजिएगा। इसकी थ्योरी बड़ी बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने एग्जांपल दिया है वही आपको मैंने बताया है। कोई दिक्कत आए तो मेरे पास आ जाइएगा, फिलहाल दिक्कत आएगी नहीं। अब है जी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहा है जी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के तो होते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं होते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था रेंट, इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपको मैंने एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी होता है, वो भी रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग नेचर का होता है, आपको रेगुलर करते रहना पड़ता है। लेकिन वो इतना ह्यूज हो जाता है ना कई बार, और वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा इतना ह्यूज भी हो जाता है, उसका बेनिफिट भी हमें कई सालों तक मिलता है। अब उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में ले जाना पड़ता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डेफर करते जाते हैं, उसके बेनिफिट को डेफर करते जाते हैं। देखिए अब इसका एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूं। इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 2 लाख रुपए मैंने पे कर दिया। अब ये 2 लाख का जो खर्चा मैंने पे करा ना, मैंने एडवर्टीजमेंट किसी मॉडल को बुला करके एडवर्टीजमेंट मैंने बनवाई और एडवर्टीजमेंट को पे करने में एडवर्टीजमेंट के टोटल खर्चा मेरा 2 लाख का आ गया। अब मैं इसको 4 सालों तक अपनी टीवी पर दिखाता रहूंगा और ऐड करने
ऐड का बेनिफिट मेरे को 4 सालों तक मिलेगा। अब मैं इसको हर साल से डिवाइड करूं तो यानी कि मैं मान के चलता हूं 50,000 रुपया मेरा 1 साल का खर्चा रहा, तब जाकर के 4 सालों में मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा बन जाएगा। अब मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो मैं जब यहां पर जब सारे के सारे जो खर्चे लिखूंगा तो मैं यहां पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा 50,000 रुपया लिखूंगा। मैं 50,000 रुपया एडवर्टीजमेंट का खर्चा लिखूंगा, 2 लाख रुपया नहीं लिखूंगा। ठीक है जी। अब टोटल तो आपने पे तो 2 लाख किया है, 50,000 तो आपने पी एंड एल में डाल दिया, तो टोटल 1.5 लाख, 1.5 लाख का जो बच गया, 1.5 लाख क्या करेंगे? 1.5 लाख के लिए मैं बैलेंस शीट में यहां पर एक फिक्टिशियस एसेट क्रिएट कर लूंगा, झूठी एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स में मैं 1.5 लाख रुपया फिक्टिशियस एसेट में यहां पर इसको मैं लिख दूंगा। ठीक है जी। 2 लाख कैसे, 1.5 लाख कैसे, 2 लाख, 2 लाख में से मैं 50,000 रुपया पी एंड एल में ले गया तो मेरा टोटल कितना बच गया? 1.5 लाख रुपया। ठीक है जी। तो ये फिक्टिशियस एसेट इस तरीके से क्रिएट होती है और यही आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। There are certain type of expenditure which are revenue in nature, but the benefit is likely to be derived over a number of years. Such expenditure are termed as deferred revenue expenditure. बिल्कुल मैंने आपको यही बता रहा है, कुछ revenue nature के expenditure हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट, लेकिन इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, इसलिए इसके बेनिफिट को हम जिस तरीके से बेनिफिट मिलेगा उसी तरीके से हम इसको नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड करके हर एक साल में इसके खर्चे को डिवाइड कर देंगे। The benefit of such an expenditure generally lasts from 3 to 7 years. Therefore, the whole of such expenditure is not debited to profit and loss account of current year, but spread over the years for which benefit is likely to last. हर साल तो पूरा का पूरा खर्चा एक साल के P&L में नहीं डाल देंगे, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट हम उसके P&L में डालते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है ए फर्म स्पेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 2 लाख ऑन एक्सपेंडिचर, उन्होंने 2 लाख का खर्चा किया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, इंट्रोड्यूसेस ए न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट विल लास्ट 4 ईयर। इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा है 2 लाख रुपए का, इनको लग रहा है इससे इनको 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। In this case, 50,000 will be divided, 50,000 will be charged to profit and loss account of each year for 4 consecutive year, and balance unwritten will be treated as an asset and shown on the asset side of the balance sheet as fictitious asset. वही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50,000 रुपया तो आप P&L में डालेंगे और एक एसेट साइड में आप इसको फिक्टिशियस एसेट्स के तौर पर क्रिएट कर देंगे। 1.5 लाख रुपए पहले साल में क्रिएट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम? सेकेंड ईयर का जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो 50,000 रुपया फिर से डाल देंगे और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में हम फिक्टिशियस एसेट 1 लाख रुपए की क्रिएट कर देंगे, 1.5 लाख में से 50,000 रुपया लेस कर देंगे। ठीक है जी। इस तरीके से हम हर साल फिक्टिशियस एसेट को रिड्यूस करते जाएंगे और P&L में एक अमाउंट डालते जाएंगे। यही कह रहा है, द अमाउंट शोन ऑन द एसेट साइड विल बी 50,000 इन 1 ईयर, 1 लाख इन सेकेंड ईयर एंड 50,000 इन थर्ड ईयर। एंड ठीक है जी। और 50,000 आपका P&L में हर साल चार्ज होता रहेगा। पहले साल हम 1.5 लाख रुपए की फिक्टिशियस एसेट क्रिएट करेंगे, दूसरे साल में हम 1 लाख रुपए की फिक्टिशियस एसेट क्रिएट करेंगे और तीसरे साल में हम 50,000 रुपए की फिक्टिशियस एसेट क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। आज का लेक्चर मैं छोटा ही लूंगा, जो बाकी के टॉपिक रहते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।